नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन क्लास ध्यान ये संडे ध्यान का जो क्लासेस हम कर रहे हैं और इसमें आज का विषय है इस वर्तमान क्षण में रहना या जीना। कैसे हम ध्यान में उसका अभ्यास कर सकते हैं और उसको हम अपना निजी जीवन में कैसे उसको अमल कर सकते हैं और कैसे हम सीखें कि अपने निजी जीवन में भी हम इस वर्तमान में ही जिया जाए। हम इस मेडिटेशन क्लास में सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन रहेगा और उसके बाद में हम एक गाइडेड मेडिटेशन या ध्यान हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूँगा। कृपया इसे ध्यानपूर्वक देखें और एक विनती है कि जब आप अपना प्रश्न पूछेंगे तो अगर आप अंग्रेजी में ही प्रश्न पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, या तो आप अंग्रेजी अक्षर में हिंदी में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सीधा हिंदी में उसका जवाब उसको पढ़ना थोड़ा कठिन होता है इसमें और शायद उसको एंटर करना भी मुश्किल होगा। तो प्रश्न का समय रहेगा अभी हम प्रेजेंटेशन होने के बाद में, और हम ध्यान कंप्लीट करने के बाद में फिर हम प्रश्नोत्तर हम कर सकते हैं। सीधा हम प्रेजेंटेशन के बाद सीधा हम ध्यान में जाएंगे, उसके बाद में ही अंत में ही हम प्रश्नोत्तर का रहेगा। आज थोड़ा मतलब परिवर्तन है इस श्रृंखला में। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के बाद में हमारा ध्यान का अभ्यास और उसके बाद में ही प्रश्नोत्तर का समय। ये है हमारा प्रेजेंटेशन और वर्तमान क्षण में रहना। फिर से एक बार स्वागत है क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी को, आपको क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में। और सबसे पहले हम ये एक श्लोक से हम ये प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये श्लोक जो है इस टॉपिक से बहुत ही जुड़ा हुआ है और वो ऐसा जाता है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो इसका मतलब है कि जो संपूर्ण है वो संपूर्ण है और जो कुछ संपूर्ण से निकलता है वो भी संपूर्ण है, और जब संपूर्ण से जो संपूर्ण निकलता है तो जो बचा रहता है वो भी संपूर्ण है। तो ये एक बहुत ही गहरा एक श्लोक है जिसका हम अगर हम जानना चाहें इसका परमार्थ को, तो हम सिर्फ अनुभव से ही, ध्यान से ही और आध्यात्मिक विकास से ही हम इस श्लोक को हम सच्चे मायने में हम इसे जान सकते हैं। और ये एक बहुत ही एक डीप विजडम है। तो इससे हमें मालूम होता है कि जो हम शून्य समझते हैं, मतलब जिसमें हम सोचते हैं ये नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है, तो वो भी अपने आप में संपूर्ण है। और इस संपूर्णता और या शून्य से जब पूरा विश्व का या पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि शून्य शून्य नहीं होता है, शून्य भी संपूर्ण है और जो हम संपूर्ण समझते हैं तो वो भी संपूर्ण है। तो यही इस श्लोक का अर्थ हुआ। और आप समझेंगे कि ये हमने सबसे पहले क्यों इसके साथ हमने शुरुआत किया, क्योंकि ये वर्तमान क्षण में अगर हमें रहना है तो ये
बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि सब कुछ एक ही मूल तत्व रखता है। ये पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो कुछ है, सब कुछ सभी में एक ही मूल तत्व है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, या ये परम सोल या ओवर सोल, या हम इसे परमात्मा, या ऑल दैट इज, जो भी हम कह सकते हैं उसे, सब कुछ उसमें एक ही मूल तत्व है पूरे सृष्टि में। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना मेंटर्स दोनों को प्रणाम करूंगा, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी, जिनके साथ मेरा 28 साल से ऊपर का एक जर्नी है जो हुआ है। और 28 साल पहले जब मैं उनसे मिला तो उसके बाद में ये मेरी आध्यात्मिक सफर जो हुआ वो हमने शुरू किया था उस समय में। तो फिर हम आते हैं जो मुझे इस वर्तमान स्थिति में रहने का एक मास्टर, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि हम सीखें कि इस वर्तमान स्थिति में हम कैसे रह सकते हैं। और दूसरी बात कि हमारा जो ये मल्टी डायमेंशनल नेचर जो है उसे हम कैसे समझें। और इस मास्टर का नाम है सेथ। और ये सेथ एक ऐसे मास्टर हैं जो नॉन फिजिकल में है, मतलब ये एक स्पिरिट गाइड हैं, जिसे हम स्पिरिट गाइड कहते हैं। और इन्होंने जेन रॉबर्ट्स, एक यूएस में स्थित महिला जेन रॉबर्ट्स, उनके द्वारा चैनलिंग के माध्यम से अनेक पुस्तकें को उन्होंने जन्म दिया है। और वो पूरा चैनलिंग का इंफॉर्मेशन जो है वो जेन रॉबर्ट्स के थ्रू हमें 18 से ऊपर किताबें के रूप में, और इन सबको सेथ बुक्स कहा जाता है। ऑथर का नाम जेन रॉबर्ट्स, और जो चैनलिंग जो मास्टर या स्पिरिट गाइड जो कर रहे हैं उनका नाम सेथ, SETH, सेथ। और इनसे मेरा एक, हाँ, कह सकते हैं कि मुलाकात, सबसे पहली मुलाकात एक पोस्टर, यही पोस्टर था जिसमें एक ये इमेज था, एक फोटो, जैसे कि मतलब एक ऐसा मनुष्य जो मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता है या आत्मा भी नहीं कहा जा सकता है, या जैसे कि कोई बहुत ही, क्या बोलते हैं, जैसे एक घोस्टली टाइप ऑफ फोटोग्राफ था उसमें। लेकिन जो वर्ड्स थे वो तो अंग्रेजी में थे, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के लिए हमने ट्रांसलेट किया है हिंदी में। लेकिन वो पढ़ने के बाद, और ये पोस्टर था एक पत्री जी के एक मेडिटेशन कैंप में, बहुत से मास्टर्स के पोस्टर्स लगे हुए थे, उनका कोटेशंस और उनके फोटोज के साथ। और उसमें से ये एक फोटो था जिससे मेरा ऊपर बहुत गहरा प्रभाव हुआ था। जैसे कि मेरे रोंगटे खड़े हुए गए थे जब मैंने ये पढ़ा था। और उसमें ये लिखा है कि आपकी बहुत गहरी पहचान का एक हिस्सा है, मतलब आपका जो पहचान है उसमें एक और भी गहरी पहचान है, जो आंतरिक अहंकार और बाहरी अहंकार दोनों का निर्माण करता है। मतलब जो हम सोचते हैं, हमारा जो आंतरिक अहंकार जो इनर ईगो, और बाहरी अहंकार जो आउटर ईगो है, हम सोचते हैं कि ये दो ही हम हैं। लेकिन सेठ का कहना है कि हमारा एक डीपर आइडेंटिटी, या एक और भी गहरा एक हिस्सा है हमारे अंदर, जो इस दोनों अहंकारों का, ये इनर ईगो और आउटर ईगो दोनों का निर्माण करता है। और न कि सिर्फ ये निर्माण करता है, लेकिन ये
फैसला करता है कि अभी हम इस वक्त में इस फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर में हम जीवित होंगे और हम अपना जीवन इधर चलाएंगे। और ये हमारा एक पहचान इस जीवन के लिए, ये डीपर आइडेंटिटी है, वो निर्णय करता है कि इस जन्म में हम क्या होंगे, कैसे होंगे, और हमारा इनर ईगो क्या रहेगा और हमारा आउटर ईगो क्या रहेगा। और उससे आगे अभी और ये बोलते हैं कि ये जो है, ये जो इनर आइडेंटिटी जो है हमारा, ये जो डीपर आइडेंटिटी है, तो वो एक ऐसा मूल है, ऐसा एक मानसिक बीज। और ये शब्द भी बहुत इतना अच्छा चुना हुआ शब्द था। उसे कहते हैं कि ये एक मानसिक बीज, जैसे अंग्रेजी में उनका लिखना था साइकिक सीड। मतलब ये एक साइकिक सीड है। हम ये भी समझ सकते हैं कि एक महान वृक्ष का जन्म एक छोटा सा बीज से होता है। और उनका कहना है ये एक मानसिक बीज है, और इस बीज से ही हमारा जो ये पर्सनालिटी है, जो हम इस जीवन में हम समझ सकते हैं कि मैं राजशेखर हूँ, मैं ये करता हूँ, और जो भी है, जो मैं अपने आप को मैं समझ सकता हूँ। तो वो डीपर आइडेंटिटी ने इस इनर ईगो और आउटर ईगो और ये पर्सनालिटी जो मैं इस जीवन में हूं, इस जन्म में हूं, इस भौतिक शरीर में हूं, उसका डिसीजन उसने लिया है कि आप ये बनोगे, आप ऐसे रहोगे और ऐसे जियोगे। तो ये एक बहुत ही एक डीप इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ था ये पढ़ के। और उसमें और भी कहते हैं कि तो जैसे, और उसका पर्पस क्या है, क्यों इसने डिसाइड किया कि हम ये बनेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से आप उभरें, आपका प्रोग्रेस हो, और आप आध्यात्मिक रूप से आपका व्यक्तित्व बढ़े और आपका विकास हो। तो इस इंटेंशन या इस इंटेंशन से ही उसने ये चॉइस लिया है और ये डिसीजन लिया है कि आप ये बनोगे इस जन्म में या इस जीवन में। तो इसके बाद जो इम्प्रेशन इतना गहरा हुआ था कि मैंने सेठ के बुक्स पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा वो था सेठ मटेरियल, जिससे एक शुरुआत का एक इंट्रोडक्शन टाइप का बुक है, जिसमें उसमें दिखाते हैं कि कैसे लिखते हैं कि कैसे जेन रॉबर्ट्स का सबसे पहले सेठ का चैनलिंग उनका कैसे शुरू हुआ। वो भी एक साधारण, जैसे हम सब लोग हैं ऐसे ही व्यक्ति थी, और उनको भी बहुत डाउट्स था, स्केप्टिक थी। उनको ऐसा सब स्पिरिट्स में और स्पिरिट गाइड्स में कोई विश्वास नहीं था, ना कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अपने धीरे धीरे करके कैसे वो एक नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल जैसे मतलब जिनके पास ये ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ऐसे गहरा ज्ञान नहीं था, वहां से एक ऐसे महान लेखिका बन गई, जिसका श्रृंखला शायद हम सबसे गिने चुने आध्यात्मिक लेखकों में हम कर सकते हैं। इस पूरा शताब्दी का, पूरा ईयर 2000 सेंचुरी, 20th सेंचुरी का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शास्त्र के लेखकों में उनका नाम हम लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डीप, क्योंकि जब भी हम कुछ भी हम सिखाते हैं, तो जब अपना खुद का अनुभव, जिसे हम स्वानुभव कहते हैं, अगर स्वानुभव उसमें जुड़ा होता है, तो फिर वो कुछ और ही रूप धारण करता है। वो जो सीखने को हम दूसरों को समझाते हैं या सिखाते हैं, तो उसमें एक बहुत अनोखा एक पावर, एक शक्ति रहता है, एक परिवर्तन लेके आने का। जैसे कि वो पोस्टर इतना परिवर्तन जैसे उसने मेरे अंदर लेके आया कि उसको देखने के बाद ही मुझ में इतना प्रोत्साहन और इंस्पिरेशन मिला कि मैं तुरंत उनके किताब पढूं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जर्नी था, एक अच्छा सफर, जिसमें
मैंने कम से कम 10 ये सेहत की किताबें मैंने पढ़ा, और एक से बढ़कर एक हैं। तो दूसरा था सेथ स्पीक्स, जैसे हम एक टोटल क्लासिक हम मान सकते हैं, क्योंकि जब हम बाद में मैंने पढ़ा, बहुत से जो न्यू एज स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उन सभी लोगों ने उनमें से बहुत से महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल मास्टर्स जो हैं, उन सभी लोगों ने यही कहा कि उनका जो आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पूरा एक मोड़ लिया उनका जीवन ने, सेत के किताबों पढ़ने के बाद ही हुआ था। और हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बहुत जाने माने लोग हैं, जैसे मेरियान विलियमसन, एक बहुत ही फेमस न्यू एज स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और उन्होंने लिखा कि सेत पुस्तकों के मानव क्षमता के क्षेत्र में कोई सबसे अधिक बिकने वाला लेखकों द्वारा आवश्यक पढ़ने के लिए माना जाता है। मतलब उनका कहना है कि ये एक कंपलसरी रीडिंग होना चाहिए सब लोगों को, सभी जो आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, तो सेत की किताबें बिल्कुल उन्हें पढ़ना चाहिए। और ये सेत के बारे में उनकी टिप्पणी का एक ये है कि मेरा, और उन्होंने कहला कि ये कहा कि उनका सबसे पहली आध्यात्मिक शिक्षा वो सेत के किताबों से ही हुआ था, और उनका जीवन में एक अनोखा एक मोड़ प्रदान हुआ था सेत की किताबें पढ़ने के बाद ही। और हमारे इंडियन ओरिजिन के मास्टर डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो बहुत बुक्स उन्होंने लिखा है, जैसे कि एजलेस बॉडी, टाइमलेस माइंड, ये सिर्फ एक टाइटल है, लेकिन उन्होंने कम से कम 20-25 से ऊपर क्लासिक्स, स्पिरिचुअल क्लासिक्स उन्होंने लिखे हैं। और उनका भी ये है कि सेत किताबें मानस का एक नया आरेख और के साथ वास्तविकता का एक वैकल्पिक नक्शा प्रस्तुत करते हैं, मतलब एक नया रियलिटी प्रस्तुत करते हैं, अपना नया एक नया मैप। जैसे एक नक्शा से हमें पता चलता है एक जगह के बारे में, वैसे ही अपने आप के बारे में हम एक ऐसा नया नक्शा, जिससे हम अपने बारे में ऐसे ऐसे पहलू जान सकते हैं जो हम पहले कभी नहीं जानते थे। और चेतना के सभी, मतलब जो कॉन्शियसनेस के रिसर्चर्स हैं, चेतना के सभी जो खोज करता है, कॉन्शियसनेस रिसर्चर्स, उन सबको सेत की किताबें पढ़नी चाहिए, ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा का कहना है। और एक अमेजिंग स्पिरिचुअल मास्टर हैं शक्ति गवाए, जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में माहिर हैं, एक बहुत जानी मानी हस्ती है ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के फील्ड में, और उन्होंने कई क्लासिक बुक्स इसमें लिखे हैं। और इसमें ये कहते हैं कि व्यक्तिगत वास्तविकता की प्रकृति, मतलब आवर रियलिटी का ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके बारे में सेठ के बुक्स उसके अपने, मतलब उनके जीवन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण असर उस पे पड़ा था। और वो कहते हैं कि सेठ की शिक्षाओं ने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जो बुक्स उन्होंने लिखे हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा उन्हें मिला है सेठ के किताबों से। और ये कहते हैं शक्ति गवाइन। और इसके बाद में डैन मिलमैन, जो ऑथर हैं द वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि मैं जेन रॉबर्ट्स की शानदार पुस्तक द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी को एक आध्यात्मिक क्लासिक और मेरे जीवन में प्रभावशाली पुस्तकों में से एक के रूप में गिनता हूं। और जैसे कि मैंने अंतिम पृष्ठ बंद कर दिया, मैंने एक नया दुनिया को देखा, असीम और संभावना से भरा हुआ। तो ये एक इतना एक अच्छा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का हम स्टोरी कह सकते हैं, ये डैन मिलमैन से, जो ऑथर हैं द वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर, जो अपने आप से खुद एक स्पिरिचुअल क्लासिक माना जाता है। और ये कह रहे हैं, वो ऑथर कह रहे हैं कि उनका इंस्पिरेशन जो था वो सेठ के किताबों से हुआ। तो इससे आप जान सकते हैं कि कितना प्रभावशाली और कितना महत्वपूर्ण सेठ का जो
विज्ञान है, सेहत का जो विजडम है इन सब के लोगों के जीवन में। और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इतने लोगों को, इतने ऑथर्स को मोटिवेट किया है कि वो ऑथर्स एक एक ने फिर सैकड़ों करोड़ों हजारों और लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने परिवर्तन का रास्ता दिखाया है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि उनका जो इफेक्ट है वो एक मूल विराट हम बोल सकते हैं आध्यात्मिक शास्त्र में, सेत और उनके मतलब जेन रॉबर्ट्स के थ्रू। और लुईस हे जो खुद इतने बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, और उनका एक बुक जो है यू कैन हील योर लाइफ, ये तो बिल्कुल ही स्पिरिचुअल क्लासिक हम कह सकते हैं। कि अगर आपको सिर्फ 10 किताबें पढ़ना है स्पिरिचुअलिटी के बारे में और आध्यात्मिक विकास के बारे में, तो उसमें से ये एक बुक हाँ आपको हम जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये कहते हैं कि मैं सेत पुस्तकों को अपने आध्यात्मिक मार्ग पर किसी के लिए भी पढ़ने की आवश्यकता के रूप में देखना चाहती हूँ। मतलब ये कहते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक विकास चाहिए तो डेफिनेटली उन्हें सेत की किताबें पढ़ना चाहिए। तो सेत पुस्तकों में अद्भुत गहने जानकारी के हैं और आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितने की 1970 में जब उनका लेखन हुआ, अभी भी उतना ही रेलेवेंट है और वो विजडम कुछ भी बदला नहीं। और हमेशा जो हायर ट्रूथ हम जिसे कहते हैं वो कभी बदलता नहीं है। मतलब सैकड़ों साल पुराना हो या हजारों साल पुराना हो या लाखों साल पुराना हो, वो जो सच है वो तब भी सच था और अभी भी वही सच रहता है। तो ये लुईस हे कहते हैं जो ऑथर ऑफ यू कैन हील योर लाइफ। और एक वंडरफुल ऑथर और मास्टर रिचर्ड बाक, जो जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। और जॉनथन लिविंगस्टन सीगल एक बुक है जो हमारे खुद के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर न्यूटन, उनको प्रोत्साहित करने वाला किताब था जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। और उनके लेखक रिचर्ड बाक कहते हैं कि यह काफी अच्छा किताबों में से एक है जिससे मैंने कभी पढ़ा। मतलब उनके पढ़े हुए सभी किताबों में से सबसे अच्छे किताबों में उनकी गिनती रिचर्ड बाक करते हैं। और जेराल्ड जेम्पोल्स्की जो ऑथर हैं लव इज लेटिंग गो ऑफ फियर, इसका तो वो कहते हैं कि सेत बुक्स मेरे आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे लिए बहुत फायदेमंद थे और मुझे दुनिया को देखने के एक और तरीका में मदद मिली। मतलब हम सब सेत बुक्स पढ़ने से पहले दुनिया को और अपने आप को एक नजरिया से, एक तरीके से देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बदल जाता है जब आप सेत के विज्ञान और से भरा हुआ ये आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक शास्त्र से भरा हुआ किताब जब आप पढ़ते हैं तो ये एक देखने का तरीका जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और एक ऑथर है सनेया रोमन, जो ऑथर है लिविंग विद जॉय का, और वो कहते हैं जैसे कि आप सेत के शब्दों को पढ़ते हैं, आप सिर्फ नए विचारों के अधिक प्राप्त करते हैं और सेत की ऊर्जा हर पृष्ठ के माध्यम से आती है। मतलब वो बोलते हैं कि ना सिर्फ नए विचार आपके अंदर आते हैं, लेकिन सेत का जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो भी आपको हर एक पेज से, हर एक पृष्ठ के माध्यम से आप में, आपके अंदर आता है और उसे आपकी चेतना को और जगाता है और विस्तारित करता है और आपको एक नया वास्तविकता की प्रकृति दिखाता है, और जिससे आप अपने जीवन में उसका अभ्यास, उसको आप प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। तो बहुत कम ऐसे मास्टर्स या स्पिरिट गाइड्स होंगे जिनके बारे में इतना कुछ, इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑथर्स और मास्टर्स ने खुद लिखा हो। और फाइनली है ये जेन रॉबर्ट्स,
ऑथर जिसने सेथ को चैनलिंग किया है, और सेथ ने लेखक जेन रॉबर्ट्स के माध्यम से बात की थी। तो सेथ, जेन रॉबर्ट्स को हम चैनल बोलते हैं और सेथ को हम बोलते हैं स्पिरिट गाइड, स्पिरिट गाइड। और जबकि वो ट्रांस में थी, और जेन रॉबर्ट्स एक ट्रांस मीडियम थी, जिसका मतलब है कि वो ट्रांस स्टेट में चली जाती थी, और उस ट्रांस स्टेट में सेथ का जो एनर्जी उसके उनके अंदर प्रवेश करके उनके थ्रू बात करता था। उस समय में उनका बोलने का वॉइस, साउंड, सब कुछ बदल जाता था, और वो एक पूरी तरह से एक ट्रांस मीडियम थी। और अपने खुद की वास्तविकता बना, हम अपना खुद का वास्तविकता खुद बनाते हैं। और अगर हम ये सिंपली 2 सेंटेंस हम ऐसे लेके आ सकते हैं जो एक ट्रेडमार्क जैसे कह सकते हैं सेथ का, विज्ञान का, तो वो एक है कि हम अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं। उसको बोलते हैं कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मतलब करोड़ों बार लोगों ने रिपीट किया होगा इस दुनिया में, और इसका मूल था सेथ। सबसे पहले ये सेंटेंस सेथ ने जेन रॉबर्ट्स के थ्रू बोला था, और उनके बुक्स के थ्रू बहुत अनेक मास्टर्स ने पढ़ा, और वो लोग ये सेम ट्रूथ, ये सच जो है, अपने बुक्स में फिर से लिखा, और वैसे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया ये। और ये एक था यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यानी कि हम अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं, और ये एक ट्रेडमार्क सेथ स्टेटमेंट है, और इससे हम बोल सकते हैं कि ये विज्ञान सेथ से आया है। और दूसरा यह है कि हम, यू आर ए मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, यानी कि आप एक बहुआयामी प्राणी है, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। और ये भी हमने सेथ से ही सबसे पहले सुना। और ये दो, जब हम ये 2 सेंटेंस हम सुनते हैं, ये 2 वाक्य हम जब सुनते हैं, तो उससे ही हमारे अंदर इतना परिवर्तन होता है। और ये एक ऐसा अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आता है, और ऐसा बूस्ट ऑफ एनर्जी हमारे अंदर जो मिलता है, उससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं, और बहुत कुछ हमें सीखने का प्रोत्साहन मिलता है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कि सेथ का विजडम जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और जो जेन रॉबर्ट्स, जो ऑथर जिन्होंने सेथ के बारे में जिन्होंने सेथ का विज्ञान और सेथ के टीचिंग्स को चैनलाइज किया है, उनका कितना महत्वपूर्ण दायित्व था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी में व्यतीत किया, और उनका जीवन का आखिरी पहलू में वो बिल्कुल काइंड ऑफ व्हीलचेयर में रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, उनका चलना फिरना भी नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी चैनलिंग का काम नहीं छोड़ा। लास्ट डे तक वो चैनलिंग करती रहती थी, और हमें और ऐसे अद्भुत विज्ञान प्रदान करने के लिए उनका निरंतर कोशिश, हर लास्ट क्षण तक, आखिरी क्षण तक उन्होंने ये विजडम हमको देने के लिए पूरी तरह से एफर्ट्स किया था। तो हमें एक बार प्रणाम करना चाहिए जेन रॉबर्ट्स को, जिन्होंने हम सबको इतनी अच्छी विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान प्रदान किया। तो इसके बाद में तो मैंने और बहुत दूसरे ऑथर्स के जो रिलेटेड फील्ड या स्पिरिचुअलिटी में जो हमने पढ़ा, और डॉक्टर न्यूटन हमेशा मुझे गाइडेंस देते थे कि अभी मैंने बोला कि अभी मैं ये किताब हमने कंप्लीट किया है, और उसके बारे में हम डिस्कस करते थे, तो वो बोलते थे अभी अगला ये पढ़ो। तो ऐसे हमने अपना आध्यात्मिक जर्नी जो है उसको आगे बढ़ाया, और उसमें मेन चीज ये था कि ये सेथ ने जो कहा, ये कि हम मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, और जो कुछ उन्होंने कहा कि हम अपना वास्तविकता खुद बनाते हैं, तो उसको हम कैसे, और उसके बारे में हम कैसे और ज्यादा जाने। और
उसके बारे में जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत ऐसे और ऑथर्स मिले। ब्रह्मश्री पत्री जी की यू आर ए मास्टर बुक वो ऑलवेज हम बताने का लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये जान सके थे कि हम अपना वास्तविकता खुद बनाते हैं और हम खुद अपना डेस्टिनी जो है, पत्री जी कहते थे कि आपको हम मास्टर क्यों कहते हैं, सबको मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना डेस्टिनी का खुद मास्टर है। मतलब अपना जो हम डेस्टिनी कहते हैं उसका खुद का मास्टर हम खुद हैं, तो इसलिए हम सब मास्टर्स हैं। तो वही इनका कहना था। तो वो कहते थे कि हम क्या हैं, हमारा एक्चुअली, जैसे बोलते हैं कि ठीक है ये शरीर है, तो उसमें शरीर में क्या होता है, हड्डियां होती हैं, मांस होता है, खून होता है, तो यही है क्या, या हम और कुछ हैं? वैसे ही अगर एक मानव जीवन या कोई लाइफ को हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, तो ये कहते हैं कि हम एनर्जी हैं, हम कॉन्शियसनेस हैं और हम विजडम है। हम सब हैं एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम। और इसके बारे में भी सेथ में बहुत जानकारी है। वो बोलते हैं कि हम सब ईसी यूनिट्स हैं, मतलब एनर्जी कॉन्शियसनेस यूनिट्स। और विजडम हमारे हर एक जन्म का जो अनुभव होता है वो मरता नहीं है। हमारी आत्मा के साथ जो कुछ हमने हजारों सैकड़ों सैकड़ों हजारों जन्मों में जो कुछ हमने सीखा है, वो विजडम हम इस जन्म में भी हम लेके आते हैं और वो हमारा आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम आत्मा का कॉम्पोजिशन जैसे कि हम देखना चाहते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है एनर्जी, एक है कॉन्शियसनेस, एक है विजडम। तो ये हम सब हैं एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम। और जैसे अभी हम और आगे देखा जाए तो हम मनुष्यों में शरीर है, एक भौतिक शरीर है, लेकिन क्या हम सिर्फ शरीर हैं? नहीं, हम भावनाएं भी हैं, हम हमारी बुद्धि, सोच विचार और बुद्धि भी है, और उसके बाद हम एक आत्मा है, मतलब मूल रूप से हम एक आत्मा है जिनके पास बुद्धि है और आत्मा के पास भावनाएं हैं और आत्मा के पास ये भौतिक शरीर है इस जीवन में। तो ये सब मिला के हम एक मानव बनते हैं या मनुष्य बनते हैं। तो अभी इसमें इस दृश्य में आप देखते हैं कि ये चैरियट या रथ है। तो ये रथ हमारे भौतिक शरीर को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये घोड़े जो हैं ये हमारी भावनाएं को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रथ सारथी है वो हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और या बुद्धि या मनस, माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और आत्मा जो रथ के पीछे जो बैठा हुआ जो मास्टर है, जो वो डिसाइड करते हैं कि इस रथ को कहाँ जाना चाहिए, तो वो है हमारी आत्मा। तो ये 4 एस्पेक्ट हमारे हैं और हम सोचते थे कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर है। तो ये भी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और आया था भगवत गीता पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जो है सीधी रूप में भगवत गीता में ये सब लिखा हुआ है। और सेठ का बुक्स पढ़ने के बाद में और क्लैरिटी मिला था कि ये कैसा है, ये हम मल्टी डायमेंशनल, वो क्यों कहते हैं हमें कि हम मल्टी डायमेंशनल है। और एक तरफ से देखा जाए तो हमारा माइंड जो है उसमें फिर 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक तो है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड जो बाहरी फैक्टर्स को, बाहरी हमारा एनवायरनमेंट को हम देखते हैं और उससे हम डील करते हैं, वो हम कहते हैं कि ये कॉन्शियस माइंड है। और जो हमारे अंदर है, जो चित्त, जो हमारे अंदर का जो माइंड है, उसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो वो बहुत ही विशाल है,
जो कॉन्शियस माइंड जो दिखता है वो बहुत कम है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो बहुत ही गहरा और विशाल है। तो ये भी हम जान सके थे कि ये भी हमारा मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का और एक पहलू है कि माइंड में भी दो हिस्से हैं। ये हम जानते भी नहीं थे, हम सोचे माइंड माइंड होता है, मनस मनस होता है, लेकिन माइंड में भी कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा जो मानव का तत्व है उसमें एक भौतिक शरीर है, फिर उसके अंदर भावनाएं हैं, फिर उसके अंदर मनस और बुद्धि है, और उसके बाद आत्मा है। तो इतने फैक्टर्स हैं, तो इससे हमें समझ में आता है कि हम क्यों मल्टी डायमेंशनल सेहत कहते हैं, कि हम सब मल्टी डायमेंशनल हैं। और सिर्फ यही नहीं, और आगे भी है। जैसे हम कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वैसे और भी बहुत है हमारे मल्टी डायमेंशनल नेचर के बारे में जानने के लिए। और वो सब जब हम सुनते हैं या देखते हैं, तो और भी हमारा जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब ऐसे लेवल में पहुंचता है, और हमारा एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है जब हम ऐसे हायर थिंकिंग में हम जाते हैं और हायर सोच में हम जाते हैं। तो इसमें एक हमें जानना ये भी जरूरी है कि ये 7 लोक जो हम बोलते हैं, तो इस स्लाइड में है ये 7 लोक के बारे में। तो एक तो हो गया भूलोक, जो एक फिजिकल या भौतिक लोक है। तो उसके ऊपर हो गया सूक्ष्म लोक, फिर कारणात्मक लोक, उसके बाद में आकाशीय लोक, फिर मानसिक लोक, उसके बाद में मसीहाई, और उसके बाद में बुद्धाइक। और इन सब लोगों के ऊपर, और जो मतलब जिनसे सभी लोग उत्पन्न हुए हैं या जिनकी सृष्टि हुई है, उसे हम या तो ताओ कहते हैं, या एक वो मूल चेतना जो कहते हैं, या जो रूट कॉन्शियसनेस कहते हैं, और जो परमात्मा का स्थिति है जिसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सब कुछ सृष्टि जहां से हुआ है। तो ये हमें जानने को मिलता है। और वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में इन सब लोगों के साथ कनेक्शन है, इसीलिए हम मल्टी डायमेंशनल हम अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन ये कनेक्शन कितना है, वो हमारा वाइब्रेशन रेट पर डिपेंड होता है। मतलब अगर हमारे अंदर एक हिस्सा एक हाईएस्ट लेवल वाइब्रेशन में हम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम ये लेवल 7 या बुद्धाइक लेवल में भी हम जा सकते हैं, और उस वाइब्रेशन रेट में निर्वाणा का एहसास या निर्वाणा का एक्सपीरियंस हमें हो सकता है। तो अभी मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिला था कि सिर्फ ये एक वाइब्रेशन का ही एक जैसे हम बोलते हैं कि लोअर वाइब्रेशन होने से हम फिजिकल होते हैं, और वाइब्रेशन जब बढ़ता है तो हम अलग अलग लोकों का या अलग अलग डायमेंशंस का हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमारा वाइब्रेशन को कैसा बढ़ाएं, तो इसका उत्तर हजारों साल लाखों साल से मास्टर्स जानते हैं, और वो सिर्फ यही है कि हम आध्यात्मिक अभ्यास करें। और आध्यात्मिक अभ्यास में सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया जो है वो है ध्यान। और जब आप ध्यान करते हैं तो आपका वाइब्रेशन रेट बढ़ता है, और उस वाइब्रेशन रेट के बढ़ने से आप ये हायर एंड हायर वाइब्रेशन के जो प्लेन्स हैं, जो सूक्ष्म लोक, फिर कारण लोक, फिर आकाशिक लोक और मानसिक लोक, ऐसे इन सब लोकों को आप टच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और यही है एक पहलू, एक अपना मल्टी डायमेंशनल नेचर का पहलू, जो पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उससे पहले भी उसके बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सेत पढ़ने के बाद में उसमें एक ऐसा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिला था। तो अभी अगर हम देखेंगे कि ये सृष्टि क्या होता है, कैसे होता है, तो एक एक बड़ा ही ऐसा खेल है जिसने जो परमात्मा ने रचा है, जिसमें हम सब भागीदार हैं, और हम सब उस ग्रैंड क्रिएशन में हम सब ये गेम हम
खेल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लीला। और ये लीला क्या है? ये एक सृष्टि का एक लीला है। तो सबसे पहले ये एक फिजिकल से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में सबसे पहले ये क्या होता है, एक ओरिजिनल रूट कॉन्शियसनेस होता है, जिसे हम कहते हैं ताओ। फिर से हम वही कहते हैं, जो महाशून्य, एक ऐसा शून्य स्थिति जिसमें से पूरा सृष्टि का निर्माण और क्रिएशन हुआ। तो वहां से फिर नेक्स्ट स्टेट हो गया बुद्धाइक स्टेट, फिर मेसियानिक स्टेट, मेंटल, आकाशिक, कॉजल, एस्ट्रल। उसके बाद में उसमें से फिर ये आत्मा सब आए और ये फिजिकल फॉर्म में हमने इनकारनेशन लिया, हमने जन्म लिया एक फिजिकल बॉडीज के रूप में। तो उसके बाद में तो ये सबसे पहले ये टाओ से एक आता है एक ग्रुप सोल, उसको हम कार्डर बोलते हैं। और ग्रुप सोल से फिर आता है एक एंटिटी बोलते हैं। फिर एंटिटी से फिर हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, जैसे टुकड़े। और उन टुकड़े से ये इंडिविजुअल सोल, जो हर एक आत्मा इंडिविजुअल, मतलब ये पूर्ण आत्मा से हम जैसे कि जीवात्मा बन गए। कैसे बनते हैं? तो एक स्टेप में ही नहीं बनते कि पूर्ण आत्मा में सीधा एक जीवात्मा आ गया उसमें से। तो सबसे पहले एक बड़ा ग्रुप में ब्रेक होता है, वैसे ग्रुप्स में, वो ग्रुप्स में और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, और वहां से इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स, और हर एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट जो है वो एक जीवात्मा है। और हम और आप सभी एक एक जीवात्मा है। और ये जीवात्मा एक फिजिकल रूप में फिजिकल इनकारनेशन लेता है। और जब फिजिकल इनकारनेशन खत्म हो जाता है, तो फिर अपना जीवात्मा स्टेट में जाके फिर ये सब प्लेन्स में जर्नी करके फिर ये जो टाओ जो है उसमें फिर से वापस मिल जाता है। तो ये है। और उसके बाद में क्या होता है? उससे उसके बाद में क्रिएशन खत्म नहीं, उसके बाद में वो फिर से और एंटिटीज को जन्म देता है, और ये क्रिएशन का जो है वो कंटिन्यू होते जाता है। तो ये एक, जिसे हम बोलते हैं द ग्रैंड स्कीम, कि ये ग्रैंड ड्रामा भी कह सकते हैं, ग्रैंड स्कीम, लीला, कुछ भी कहो, लेकिन ये एक बहुत अद्भुत एक एक्सप्लेनेशन है, एक बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि ये सब सृष्टि कैसे हुआ, और हम परमात्मा और आत्मा का रिलेशनशिप क्या है। सब कुछ इसमें से हमें समझ में आता है। तो अभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे 7 शरीर के बारे में बोलते हैं हम। तो ये जो 7 शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश। तो ये 7 शरीर हमसे अलग नहीं है, ये सब हमारे ही एस्पेक्ट्स हैं। और इसलिए भी हम अपने आप को मल्टी डायमेंशनल मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न सिर्फ एक भौतिक शरीर, लेकिन 7 शरीर के साथ हम साइमल्टेनियसली इसी क्षण में सभी शरीरों के साथ हम जुड़े हुए हैं, और हम हमारा वाइब्रेशन जो है ये सभी शरीरों को टच करता है। तो ये भी हमारा एक मल्टी डायमेंशनल नेचर का एक प्रूफ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी हम जानते हैं कि आत्मा का और एक अद्भुत स्टेटमेंट जो उस किताब में ही है, सेथ स्पीक्स। सेथ स्पीक्स का पूरा नाम है सेथ स्पीक्स द एटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल। और ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो मुझे बहुत डीपली छुआ, कि एटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल। सबसे पहले ये वैलिडिटी ऑफ द सोल क्या है, और उसके बाद में एटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल क्या है। तो एक एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है ये समझाने का कि आत्मा जो है वो अनंत है। मतलब वो कभी न पैदा हुआ न कभी मरेगा, वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो ये है, उसे इतना अच्छे तरह से एक 3 शब्द में एटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल कह के एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है कि आत्मा अनंत है। मतलब वो
किसी ने उसे पैदा नहीं किया, मतलब वो हमेशा था और हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं एटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल, या आत्मा का अनंत वैधता। और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है इस क्लास के साथ बहुत क्लियर डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब जो हमने अभी तक कहा है उसका कोई कनेक्शन नहीं है इस क्लास के साथ में, वो सब फाउंडेशन है। लेकिन हम फाइनली वो पॉइंट पे आते हैं जिसके ऊपर ये क्लास का आविष्कार हुआ कि हम इस वर्तमान क्षण में कैसे रहें, कैसे जिया जाए, वो इस क्लास का मूल है। और उसमें सेठ कहते हैं कि समय गैर रैखिक है, उसका मतलब नॉन लीनियर। हम सोचते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य ये एक सीधा लाइन में जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि ये नॉन लीनियर है, कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी एक ही साथ हो रहे हैं। तो ये समझना बहुत ही कठिन था, लेकिन जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे प्रोसेसेस मैंने सीखा और क्लाइंट्स को पास्ट लाइफ में उनका पास्ट लाइफ अनुभव करने को उनको मदद की, तो वो पास्ट लाइफ देख रहे थे। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये कैसे संभव है, क्योंकि अभी वो जी रहे हैं। और तब मुझे समझ में आया कि सेठ क्यों ऐसे कहते हैं और क्यों वो एक सबसे बड़ा सच है। और अगर वो सच नहीं था तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे आत्मा के अंदर हमारा पास्ट भी अभी भी है और हमारा भविष्य भी अभी है। तो इसलिए हम फ्यूचर में हम प्रयाण कर सकते हैं या पास्ट में हम प्रयाण कर सकते हैं, क्योंकि हर सब कुछ हमारे अंदर इसी वक्त हमारे अंदर ही है। हमारे आत्मा के अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ है। और इसलिए हम पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं और फ्यूचर में भी हम जा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको सपने आते हैं जो भविष्य के सपने हैं, और जो वो लोगों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा, और एग्जैक्टली वही बाद में जाके हो रहा है। और बहुत ये ताज्जुब की बात है कि ये कैसा होता है, कैसे वो देख लिए कि बाद में क्या होगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि फ्यूचर तो अभी आया नहीं है, तो वो कैसे हम देख लेंगे। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक डीपर स्टेट में, ऐसे हायर वाइब्रेटरी स्टेट में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे आप पिरामिड को ले लो तो उसका बेस में सब कुछ अलग अलग दिखता है। मतलब ये मेरा एक सिंपल तरीका है समझाने का, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट से जो समझाना बहुत कठिन है, अपने अनुभव से ही हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ हम टूल्स यूज कर सकते हैं जिससे इसको हम समझा सकते हैं। तो आप एक पिरामिड ले लो, तो उसका बेस में सब कुछ अलग अलग है, लेकिन जब ये ऊपर जाते रहता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सब कुछ मिल जाता है, और हम ये नहीं कह सकते कि ये अलग है और ये अलग है। तो मानो कि हम ये हमारा भूत नीचे से जा रहा है और वर्तमान सेंटर से ऊपर जा रहा है, और भविष्य जो है एक साइड पिरामिड के साइड से ऊपर जा रहा है। तो जब वो एक ऐसे हायर वाइब्रेशन स्टेट में हम पहुंचते हैं, जैसे हमारा जब मेरे डीप मेडिटेशन में या जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रक्रिया में, जब हायर वाइब्रेशन स्टेट में, वो डीप ट्रांस में हम जाते हैं, तो उस स्थिति में ये सब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जाके एक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अनुभव हो सकता है कि हमारा पास्ट में, हम पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, और वर्तमान में भी हम ऐसे जगह जा सकते हैं जहां हम उस समय उपस्थित नहीं है। हम शायद चंद्रमा पे जा सकते हैं, या सूरज की गर्मी के अंदर भी हम जा सकते हैं और हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि हम अपना भौतिक शरीर नहीं लेके जाते हैं। तो ऐसे एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, सब क्लैरिटी आया था जब हमने ये सेठ के बुक्स पढ़ा, और ये नॉन लिनियरिटी ऑफ टाइम का भी कुछ कुछ मैं कह सकता हूँ कि समझ में आने लगा कि कैसा ये होता है। तो और आत्मा
का ये बहुआयामी प्रकृति, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ द सोल, जिसके बारे में हमने कई एग्जाम्पल्स दिए थे। ये 7 बॉडीज हमारे साथ शरीर है, ये 7 लोक, और ये डिफरेंट स्टेट्स, परमात्मा से हम आत्मा तक, जीवात्मा तक कैसे आए, और फिर जीवात्मा जाके फिर परमात्मा में कैसे मिल जाता है, ये सभी हमारे मल्टी डायमेंशनल नेचर के ही एक डिफरेंट पहलू हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसमें आपको ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे सोर्स या हम परमात्मा, परमात्मा के बाद ओवर सोल, फिर सोल, और हम जो है कनेक्टेड हैं हमेशा अपने सोल के जरिए, हम डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तो हम कभी अलग नहीं है, हम इसके हिस्सा ही हैं। देखा जाए तो हम इसके हिस्सा ही हैं, कभी अलग नहीं है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य के किरण कभी अलग नहीं हो सकते हैं, तो हम जैसे कि सूर्य के किरण हैं, और सूर्य है तो वो परमात्मा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये और एक नजरिया है देखने का। जैसे एक बड़ा महावृक्ष को आप ले लो, तो ये ब्रांचेस हैं, फिर ब्रांचेस के और भी छोटे ब्रांचेस हैं, और ये सबसे ऊपर शायद हम एक सोल लेवल में है ह्यूमन बॉडी में, उसके बाद में फिर सोल है, फिर उसके बाद में ये ओवर सोल लेवल, ऐसे ऐसे करके जब तक हम ये मेन ट्रंक को हम पहुंच जाते हैं, तो वो हम परमात्मा की स्थिति को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब एक अलग अलग नजरिया है देखने के लिए, समझने के लिए एक ऐसा ग्रेट ट्रूथ को। और इसमें हम देखते हैं कि ये सोर्स जो है, फिर जो परमात्मा का लेवल है, फिर उसके बाद में ये सोल ग्रुप्स, फिर ओवर सोल्स, और उसके बाद में कैसे ये छोटे छोटे ग्रुप से इंडिविजुअल सोल्स आते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पुनर्जन्म कैसे होता है, क्योंकि सेम आत्मा उसका ये जर्नी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए अलग अलग जन्म लेते हैं, और एक लाइफ और दूसरे लाइफ के बीच में भी एक स्थिति होता है जो प्योरली नॉन फिजिकल स्टेट होता है, और उस स्थिति में हम प्लानिंग करते हैं कि अगले जन्म में हम क्या करेंगे, कहाँ पे पैदा होंगे, ये सब हम प्लान करते हैं। एक आत्मा का एक, जैसे कि हम एक प्लान या ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं, और उससे हम हमारा जीवन को एक मीनिंग और पर्पस के साथ हम पैदा होते हैं। और ऐसे कुछ बहुत अपने मल्टी डायमेंशनल नेचर को समझने के लिए और बहुत कुछ है। वो एक है कि ये समानांतर जीवन, मतलब एक ही आत्मा के साइमल्टेनियसली एक समानांतर अलग अलग जीवन भी हो सकते हैं, वो भी होता है। और इसके बाद में एक साथ पुनर्जन्म, जब फिर जन्म भी लेते हैं, कभी कभी पुनर्जन्म एक साथ भी ले सकते हैं। सो जो पत्री जी कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल जागरूकता के साथ रहना, लेकिन एक एक क्षण, हर एक क्षण ये जागरूकता, ये मल्टी डायमेंशनल जागरूकता के साथ वर्तमान में जीना है, और जीवन का हर एक पल ये मल्टी डायमेंशनल अवेयरनेस के साथ या मल्टी बहुआयामी जागरूकता के साथ हम अपना जीवन हमें जीना चाहिए। जब ब्रह्मश्री पत्र जी, जो डॉक्टर न्यूटन के गुरु हैं, जिन्होंने उनको मेडिटेशन सिखाया था 1987 में, और जिसके बाद उनका आध्यात्मिक जीवन और इस जन्म में आध्यात्मिक जीवन और विकास शुरू हुआ था। तो फिर अभी हम फाइनली ये मेडिटेशन हम करेंगे। उसके पहले आप एक 3-4 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक डीप मेडिटेशन हम करेंगे, ये वर्तमान क्षण में जीने के लिए, एक वर्तमान क्षण में रहने के लिए हम कैसे रहेंगे, उसमें जाने के लिए हम ये एक ध्यान करेंगे। तो अभी समय हुआ है 5:55, तो हम 6 बजे वापस आएंगे, और
6 बजे हम अपना ध्यान शुरू करेंगे। तो मैं गाइडेंस दूँगा और उस गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे ये ध्यान में, और ये ध्यान एक विशेष ध्यान होगा जिसमें आप अपना ये प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में हम कैसे जिएँ, ये हम सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। मैं भी 5 मिनट के बाद आपसे फिर से मिलूँगा।
ओके, वेलकम बैक दोस्तों। और अभी मैं अपने आप को एक ऐसे स्थिति में, आप पहले ध्यान शुरू करने से पहले कुछ सोच विचार आप देखो, और ये 2-3 स्लाइड्स आप पढ़ के आप समझ लो। या आप देखिए, केवल चुपचाप देखकर, मतलब सिंपली महसूस करके, स्वयं के भीतर जो आप जानते हैं और आपकी अपनी वास्तविकता का अनुभव किया जा सकता है। सिंपली अपने अंदर देखकर हम अपना वास्तविकता को हम जान सकते हैं, और हम उन कनेक्शनों के साथ जो वर्तमान या तत्काल स्वयं और आंतरिक पहचान के बीच मौजूद हैं, जो मल्टी डायमेंशनल है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, और ये प्रेजेंटेशन में आप जान गए कि हम सब मल्टी डायमेंशनल हैं, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना है कि हम मल्टी डायमेंशनल हैं, और मैं अंदर जाके ये देखना है कि हमारे मल्टी डायमेंशनल कनेक्शंस कैसे हैं। तो वो एक सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा ध्यान करने से पहले, इस विशेष ध्यान में, जिसमें हमें वर्तमान क्षण में जीने का प्रैक्टिस करना है। तो एक सहमति होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर भी एक इच्छा होना चाहिए कि मुझे अपना मल्टी डायमेंशनल नेचर को पहचानना है। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल नेचर और लिविंग इन द मोमेंट, या वर्तमान में जीना, और ये अपना बहु आयामी नेचर जो है, उसे उस इन दोनों में एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यदि आप अपने स्वयं को अपने स्थिति की जांच करें, तो आप खुद देख लेंगे कि हम ये क्या ये हम कर सकते हैं। आपको ये एक कॉन्फिडेंस अपने आप में रहना चाहिए कि ये हम कर सकते हैं, हम ये अनुभव कर सकते हैं, अपना मल्टी डायमेंशनल नेचर हम देख सकते हैं। ओके, तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये सभी मानव सभी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। तो जो हम हैं, तो उसे हमें देखना पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन हमें क्या रोकता है अपने आप को देखने के लिए? सिर्फ हमारा सोच विचार ही रोकता है। तो इसलिए हम अपना सोच विचार को बिल्कुल ओपन कर देंगे, एक सिंपल स्थिति में हम लेके जाएंगे, जिससे हम ये जानेंगे कि ये हम कर सकते हैं, और इससे हम सीख सकते हैं, और अपने अंदर को देख के, अपने अंदर महसूस करके हम ये अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आप आंखें बंद कर लीजिए, और आंख बंद करके हाथ में हाथ रख के, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, और अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो पैर के ऊपर, पैर नीचे, एंकल्स पर, एक एड़ी को एक दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए, ऐसे एंकल्स को क्रॉस कर लीजिए, और आंख बंद कर लीजिए। अगर आपके पास चश्मा है तो चश्मा निकाल के बाहर रख दीजिए, और फिर अपना हाथ में हाथ और उंगली में उंगली थाम के आप अपना सांस पर ध्यान देंगे, और इस विशेष ध्यान का आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर आंतरिक द्वार खोलने की कल्पना करें। आप ये मानो कि आपके अंदर बहुत से ऐसे द्वार हैं। एक एक द्वार एक एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट या पहलू की ओर लेके जाता है। तो आप
कल्पना करें कि आपके अंदर एक बहुत डीप मल्टी डायमेंशनल बहुत से पहलू हैं और एक एक पहलू का एक एक द्वार है और ये सब आपके अंदर खुल रहे हैं। फिर से दोहराता हूं, आप अपने अंदर जब देखेंगे तो ये कल्पना करेंगे कि आपके अंदर बहुत से द्वार हैं और एक एक द्वार एक एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट की ओर लेके जाता है या खुलता है उस ओर। अभी आप इन सभी द्वारों को देखेंगे और इस पल को जितना संभव हो सके पूरी तरह से आपको अनुभव करना होगा। इस पल को जितना संभव हो सके पूरी तरह से अनुभव करें। अभी कल्पना करो कि इसी क्षण में आपके शरीर के अंदर जो बहुत से पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, तो इन सब में इसी क्षण में क्या हो रहा है? जैसे इसी क्षण में आपके रगों में खून दौड़ रहा है, इसी क्षण में आपके नाक के अंदर से सांस जा रही है, इसी क्षण में आपके फेफड़ों के अंदर ये सांस विस्तारित रूप से अंदर जा रहा है। सब कुछ एक क्षण में, ये अनगिनत सेल्स जो आपके अंदर हैं, हर एक अपने अपने काम में लगा हुआ है और सब एक साथ हमारे शरीर के लिए काम करते हुए भी अपने काम में मग्न है, निमग्न है। और फिर भी इन सब में
एक ऐसा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि ये सब एक ही शरीर के हिस्से हैं। और अभी मान लो कि आपके शरीर के अंदर ये पूरे सेल्स जो हैं, ये सभी एक साथ मिल गए हों और सब में एक ही ऊर्जा बह रही है। और इसी क्षण में ये ऊर्जा हर एक सेल में पाया जाएगा, शरीर के हर एक हिस्से में पाया जाएगा। और अभी अपना चेतना को विस्तारित करो और आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, आप ये सोचो कि ये पूरे कमरे में इसी क्षण में क्या हो रहा है, और आपकी चेतना इस उस कमरे के कोने कोने में पहुंच गया है, इसी क्षण में मौजूद है। और अभी कल्पना करो कि इसी क्षण में ये पूरे शहर में, जिस शहर में आप जी रहे हैं, क्या हो रहा है। इसी क्षण में हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इस क्षण में क्या कर रहा होगा, कहां पर होगा, कौन से सड़क पे, कौन से बिल्डिंग पे। इसी क्षण में और अभी इस क्षण में सोचो कि ये पूरे देश में क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति इस क्षण में क्या कर रहा है।
और आगे अभी सोचो कि ये पूरे विश्व में क्या हो रहा है और हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है। और ये सोचो कि आप जो सांस ले रहे हैं वही सांस सब ले रहे हैं, वही ऊर्जा सब में बह रही है, वही मूल चेतना सब में है। जो आप है वो है और जो वो है वो आप हैं। और ये जो अनदेखी बंधन है सबको जो जोड़ता है, और ये बंधन जो सबको परमात्मा से जोड़ता है, उसका आप अनुमान लगाओ। इसी क्षण में जैसे आप जीवित हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं, सब कुछ, सभी लोग, सभी प्राणी इसी क्षण में क्या कर रहे हैं। और आगे अभी और सोचो कि ना सिर्फ उन सबको जिनको आप प्राणी समझते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर एक वृक्ष, हर एक जानवर, हर एक पत्थर, हर एक कण कण, सब में वही मूल चेतना है। और अभी कल्पना करो कि ये सब इस क्षण में क्या कर रहे हैं। इस क्षण में ये पर्वत क्या कर रहा है, ये नदी क्या कर रही है, छोटा से लेके बड़ा, मनुष्य से लेके जानवर और जानवर से हर एक पेड़ पौधा, नदी पहाड़ इस क्षण में क्या कर रहे हैं। इसका कल्पना करो, अनुमान लगाओ। और उन सब के अंदर प्रवेश करके जीने का प्रयास करो।
और अभी और अपना चेतना को विस्तारित करो और सोचो कि इस सूर्य मंडली में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों ये सब क्या कर रहे हैं। इस क्षण में चंद्रमा जो धरती की के चक्कर काटता है वो इस क्षण में कहाँ पे, और धरती जो सूर्य की के चक्कर काटता है वो इस क्षण में कहाँ पे है। और अभी अपने चेतना को और विस्तारित करो और ये महसूस करो कि इस क्षण में ये सितारे हर एक जो अपने सूरज या उससे भी बड़ा है वो सब क्या कर रहे हैं। इसी क्षण में जब आपको ये महसूस होगा कि ये एक क्षण में सारी सृष्टि में इतना कुछ हो रहा है, तो फिर आपको इस क्षण में रहने का या इस क्षण में जीने का मतलब समझ में आएगा। और 5 मिनट इसी क्षण में रहो, इसी क्षण में जियो और ये महसूस करो कि सारी सृष्टि में सबका एक ही सांस चल रहा है, सभी एक ही श्वास ले रहे हैं।
अब आखिरी 1 मिनट अपने सांस पर ध्यान दीजिए। आपका सांस अंदर, श्वास अंदर कैसे आ रहा है और बाहर कैसे जा रहा है। और 30 सेकंड। और 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 0, 1, 1, 0। अभी आप धीरे-धीरे अपना हाथों को रगड़ के उंगलियों को अपनी आँखों पे धीरे से रख के, धीरे से आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। तो इस विषय में कुछ रिकमेंडेड बुक्स जो हमने किताबें जो आपको पढ़ने से लाभदायक होगा, वो हमने यहाँ लिखा है। एक है सेथ मटेरियल, जेन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित। सेथ स्पीक्स बाय जेन रॉबर्ट्स, नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी बाय जेन रॉबर्ट्स और द नेचर ऑफ द साइकी बाय जेन रॉबर्ट्स। तो ये चारों किताबें वैसे सारे 18 जेन रॉबर्ट्स की किताब अगर पढ़ें तो और भी अच्छा होगा, लेकिन कम से कम ये 4 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही आपको ये एक क्षण में, इस क्षण में जीने का एक बहुत ही अच्छा अभ्यास आपको सीखने को मिलेगा। और न सिर्फ इस क्षण में जीने का, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र में एक पीएचडी के समान है ये किताबों को पढ़ना, समझना और उस जानकारी और उस विज़डम को अपना के उसके साथ जीना। तो ये ज़रूर एक आध्यात्मिक शास्त्र में आपको एक बहुत ऊँचे स्थाई पर लेके जाएगा। ये तो ज़रूर आप करके देख सकते हैं। और तो ये कुछ कोटेशंस हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और उसमें एक है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। एक है स्टोरी वॉटर्स, एक बहुत ही अच्छा ऑथर, उनका एक बहुत अच्छा किताब है, उसका नाम है द मेसाया सीड, मेसाया सीड। और इसमें ये कहते हैं कि सभी अस्तित्व में केवल एक ही चेतना है, मतलब सभी अस्तित्व में, जैसे हमने देखा मतलब या सूरज है, सितारे हैं, ग्रहों हैं और सब कुछ है और मानव जीवन है, मनुष्य है, जानवर हैं, पेड़-पौधे हैं और जैसे कि इवन पर्वत है, नदी है, सब में एक ही मूल चेतना है और जिस चेतना को मैं खुद जानता हूँ, वही चेतना है, वही चेतना जो आप खुद अपने रूप में देख सकते हैं, वही एक ही चेतना है, सब में एक ही चेतना है,
वो इनका कहना है और ये एक अटूट सत्य है। और इसके साथ मैं धन्यवाद करता हूँ और अभी आप कुछ भी प्रश्न आप ये चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा इन प्रश्नों का उत्तर देने का। सो वंस अगेन धन्यवाद। ये एक इतना अच्छा अवसर मिला मुझे आपको इस वर्तमान क्षण में कैसे हम रहें, कैसे जिएँ, इसका एक ध्यान सिखाने का प्रयास जो मैंने किया, आप सब ने साथ दिया इसमें। धन्यवाद। और कोई भी प्रश्न इससे पहले जया जी एक प्रश्न पूछ रहे थे कि आर ड्रीम्स अबाउट पास्ट और फ्यूचर लाइव्स, तो उनका पूछना था कि सपने सभी पिछले जन्म या फ्यूचर के बारे में, मतलब भविष्य के जन्म के बारे में होते हैं कि नहीं? नहीं, सपने अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस हैं। कई तरह के सपने होते हैं। उसमें पास्ट लाइफ सपने भी एक हिस्सा है, महज एक हिस्सा है। कम से कम 25-30 टाइप्स ऑफ सपने या ड्रीम्स होते हैं और उसमें पास्ट लाइफ ड्रीम्स सिर्फ एक टाइप है। और अगर आपको समझना है कि ये ड्रीम, ये सपना जो है, ये पास्ट लाइफ का है या फ्यूचर का सपना आ रहा है, तो क्या है? तो आपको पूरा ड्रीम्स का सब्जेक्ट में एक बहुत डीप जानकारी आपको लेनी होगी और आपको उस पे अभ्यास करना होगा, उस पे साधना करना होगा। तो तभी आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा ड्रीम क्या आपको बता रहा है। जैसे आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में तरह-तरह के अनुभव आते हैं और उस अनुभव, अब कौन सा अनुभव का मतलब क्या है, आप तभी जान सकेंगे जब आप और साधना करते जाएंगे और अपना साथ जो अनुभवों को समझने की कोशिश करते जाएंगे तो आपको ये मालूम होगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो कुछ सपना आ रहा है, जो अगर पास्ट के बारे में आ रहा है तो पास्ट लाइफ का है या फ्यूचर के बारे में आ रहा है तो फ्यूचर लाइफ का है, ऐसा नहीं है। तो ड्रीम्स अपने आप में बहुत तरह-तरह के ड्रीम्स होते हैं और आपको उसके अंदर बहुत विस्तार से जानकारी लेनी होगी सपनों के बारे में। थैंक यू। और कोई प्रश्न? सो यस, तो अभिनंद बोलते हैं बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा कुछ। थैंक यू अभिनंद। और स्मिता जी कहते हैं कि बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा। और डैश, और कोई प्रश्न अगर कोई पूछना है तो आप इस पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो अभिनंद पूछ रहे हैं, इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इनफ टू हील जनरेशनल ट्रॉमा? ओके, तो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अभी अगर आप ये सीखेंगे कि इस क्षण में, वर्तमान में जीने की का अभ्यास आप शुरू करेंगे और उसमें अगर आप अच्छी तरह से कर सकेंगे तो उससे बहुत से ट्रांस जनरेशनल जो ट्रॉमा जो होता है, हमको कई पीढ़ियों से हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हमारे संस्कारों में हम लेके आते हैं, तो उसका हीलिंग हो सकता है क्या? तो उसका हीलिंग के लिए ये एक फाउंडेशन बन सकता है। तो उसके बाद आप और भी आपको क्लैरिटी आएगा कि आपको और क्या करना चाहिए। जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं सीखेंगे तो आप, हाँ, आपका एनर्जी सब स्कैटर हो जाएंगे इधर-उधर। तो आप फोकस करके अपना हीलिंग में हिस्सेदार नहीं बन सकते। और आपका हीलिंग में अगर आप 100% हिस्सेदार, भागीदार बनना चाहते हैं और उसमें आप इफेक्टिव होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना ये मोमेंट में रहना जरूरी है। ओके। और नीता जी पूछ रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट नंबर को आप कांटेक्ट करें और वो आपको समझाएंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे आप करवा सकते हैं और कैसे आप सेशंस ले सकते हैं। सो थैंक यू। और
अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इस क्लास को समाप्ति करने की इजाज़त चाहेंगे और सबको प्रणाम के साथ फिर हम मिलेंगे आगे फ्यूचर के क्लासेस में। और लेकिन जब तक फ्यूचर में हम मिलेंगे, आप इसी क्षण में जीने का अभ्यास करें। धन्यवाद।